चलिए, इंटरनेशनल फंड्स की यहाँ पर बात हो रही है तो कुछ टॉप इंटरनेशनल फंड्स यहाँ पर लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जिसके पिछले एक साल में कमाल के यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस रिटर्न के लिहाज से यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हम लोग लेकर आते हैं मिरे एसेट का ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटो व्हीकल FOF, यहाँ पर 111.67% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले एक साल में। उसके बाद है DSP का वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड 103% से ज़्यादा के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है मिरे एसेट का ग्लोबल XAI एंड टेक ETF FOF 88.83% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, जिसने 86.6% के रिटर्न इसने दिए हैं। उसके बाद है HSBC का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड 86.53% के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले एक साल में। कमाल के रिटर्न 80% से लेकर करीब 111% तक के यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर टॉप इंटरनेशनल फंड्स यहाँ पर लेते हुए दिखे हैं। सर, टॉप फंड्स में अगर देखें तो ऑटो हो गया, माइनिंग हो गया, AI में देख रहा हूँ, टेक देख रहा हूँ, इनसे जुड़े फंड ज़्यादातर शामिल हैं यहाँ पर। सर, क्या ये सेक्टर्स आगे भी मजबूती प्रदान करते रहेंगे ऐसे फंड्स को, और जो तेज़ी हम लोग देख रहे हैं, क्या उसके पीछे ये फंड जो अभी हम लोग को अच्छे बैकिंग देखते हुए दिख रहे हैं, आगे भी ऐसे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे ये? देखिए, अगेन ये थीमेटिक या सेक्टर फंड्स की कैटेगरी में मैं तो इनको काउंट करूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर या थीम के अंदर बेस्ड है। चाहे वो इलेक्ट्रिक एंड ऑटो हो, चाहे वो AI एंड टेक हो, तो एक स्पेसिफिक थीम बेस्ड चले गए हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर भी चले गए हैं। तो जब स्पेसिफिक सेक्टर और थीम बेस्ड चले जाते हैं तो वो रिस्क फैक्टर जरूर जुड़ जाता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में अगर कल को कुछ डाउनफॉल आता है या कल वो पर्टिकुलर थीम वर्क नहीं करता है। लेट्स टेक एग्जांपल इलेक्ट्रिक एंड ऑटो। अब इलेक्ट्रिक एंड ऑटो के अंदर अगर वो पर्टिकुलर उसमें कोई स्लो डाउन आता है तो जरूर फंड के अंदर सबसे पहला इंपैक्ट आएगा। कंपैरिजन अगर मैं कोई ब्रॉड बेस ले रहा हूँ, इमर्जिंग मार्केट्स ले रहा हूँ, तो वहां पे इमर्जिंग मार्केट डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स हो सकते हैं। सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट एक साथ ही डाउनफॉल पे आ जाएंगे, वो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो जैसे परफॉर्मेंस है, जरूर परफॉर्मेंस इस वक्त टॉप परफॉर्मेंस हम शायद अगर डिफरेंट मार्केट्स को भी देखें तो टॉप परफॉर्मेंस ये स्पेसिफिक थीम या सेक्टर से ही आ रहा है, जो कि अभी में भी हाइप बोल सकते हैं या अभी जो है परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वही ग्लोबल सिनेरियो के अंदर जो है अभी दिख रहा है। तो इसलिए ये वो थीम बेस्ड और सेक्टर स्पेसिफिक इंटरनेशनल फंड्स हैं जहां से आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए इसके अंदर वही थीम और सेक्टर का रिस्क जुड़ जाएगा, जो मैं थीम और सेक्टर का हम इंडियन फंड्स के अंदर बात करते हैं। सर, मैं अभिषेक की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। सर, अगर थीम नहीं तो फिर क्या? सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सनराइज सेक्टर की बात होती है सर। भारत में कौन सा सनराइज सेक्टर है सर? इस समय सबकी पिटाई चल रही है सर। लार्ज कैप में FIs लगातार बेच के जा रहे हैं सर। मिड कैप में जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी थीम जो है निकल के नहीं आ रही। पावर जो है वो सर, पावर यूटिलिटी लगातार चलती जाएगी, वो कंजम्पशन के नाम की कहानी है सर। जो दुनिया भर में जो सनराइज की थीम है सर, वो दो ही चल रही है। सेमीकंडक्टर में हम पिछड़ गए हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वो PLI सरकार का कमाल है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक में और कुछ नया कुछ नहीं हुआ सर यहाँ पर। अब सर तो फिर जाए कहाँ सर? क्योंकि सनराइज तो सर AI ही है, सनराइज तो सर फिर सेमीकंडक्टर ही है, तो फिर कहाँ जाएं सर, बताइए आप खुद। देखिए, क्या है हर्ष, कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि अगले 20 साल के लिए अब AI के अंदर ही रिटर्न दिखाई देगा, आपको कहीं और रिटर्न दिखाई नहीं देगा। हम उस सिनेरियो में तो नहीं बैठे हैं। हाँ, AI जरूर परफॉर्म करेगा। AI, क्योंकि हम AI के अंदर अब चले गए हैं, इतना AI के अंदर हो गया है, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। तो ये सिनेरियो जरूर बदल रहा है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि कहीं और से कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला? तो क्या हम थीम बेस्ड चले जाएं? मेरा अभी भी मानना है कि थीम बेस्ड नहीं जाए। हाँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये नहीं बोला कि पोर्टफोलियो में रखें सर। फिर कितने एक्सपोजर रखें अगर आपका मानना है तो सर? कितने एक्सपोजर रख सकते हैं AI या सेमीकंडक्टर को? देखिए, ओवरऑल एक्सपोजर जब हम जाते हैं थीम बेस्ड या सेक्टर, मुझे लगता है 5% या मैक्स टू मैक्स 6-7% का एक्सपोजर रहे। उसके अलावा जो है आप ब्रॉड बेस में जाएं तो वो बेहतर एक्सपोजर होगा, रेदर देन कि मैं जो 10-15% इंटरनेशनल एक्सपोजर सोच रहा हूँ, मैं वो कंप्लीट थीम बेस्ड या स्पेसिफिक सेक्टर में चला जाऊं। क्योंकि देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन इन्वेस्टर की। कॉमन इन्वेस्टर क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में समझता है? इंडियन मार्केट में तो फिर भी न्यूज़ मिलती है, समझ लेता है। क्या इंटरनेशनल मार्केट में समझता है कि ये किस तरीके से वर्क करेंगे और ये किसमें किस तरह का रिस्क फैक्टर आएगा? तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो डाइवर्सिफाई करके चलना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है, रेदर देन स्पेसिफिक एक किसी भी थीम बेस्ड या सेक्टर में चले जाना।
सर किसी के अगर फंड जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और नज़रिया अगर मान के चले कि 5-6 साल उसको हो गए हैं यहाँ पर फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, डोमेस्टिक मार्केट की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या इंटरनेशनल फंड जो यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकते हैं कि वहाँ से पॉज करके यहाँ पर वहाँ से निकल कर इंटरनेशनल फंड्स का एक्सपोजर यहाँ पर लेना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल फंड आपके डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इंटरनेशनल फंड रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन इक्विटी मार्केट्स का। इंडियन इक्विटी मार्केट जैसा इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म करेंगे, और वो आपका एक अंडरलाइन कोर पोर्टफोलियो है। उसी कोर पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल मार्केट्स भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के थोड़े रिस्क फैक्टर अलग हो जाते हैं, तो वो हो सकता है। एक लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है, और वो आपके विद इन इक्विटी पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट आपका इंडियन इक्विटी मार्केट का रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो नहीं। अब कोई अगर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या पर्टिकुलर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी उसके पीयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, या पूरा का पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं या वो कैटेगरी है, वो पूरी कैटेगरी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो क्या रीजन है उस फंड के अंडर परफॉर्मेंस की, वो एनालाइज करने की जरूरत है। और आपके पोर्टफोलियो में वो कहाँ फिट बैठता है, वो जरूर देखना चाहिए। अब जब आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें इंडियन इक्विटी मार्केट्स को एक्सपोजर लेते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर लेते हैं। मैं दोनों को रिप्लेस नहीं करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट्स का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, उसमें वो आप चेंजेस कर सकते हैं विद इन इंटरनेशनल मार्केट्स के, आपने क्या एक्सपोजर लिया था और क्या एक्सपोजर होना चाहिए तब। लेकिन दोनों को रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि वो है, रिप्लेसमेंट तो नहीं, बट हाँ डाइवर्सिफिकेशन है इंटरनेशनल मार्केट्स। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट को देख सकते हैं, और इनके अगर इंटरनेशनल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से बेटर इंटरनेशनल फंड्स हैं पीयर्स में, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक से निकल कर इंटरनेशनल फंड्स में जाना वो थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं होगा।